विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर सीरीज़ में अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर चल रहे हैं। पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और अभी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी को। 3 टॉपिक्स की रिवीजन मैं आप लोगों को करवाऊंगा माइंड मैप्स के थ्रू। जिन्होंने पीडीएफ बुकलेट डाउनलोड कर ली है उन लोगों के माइंड मैप्स ऑटोमेटिकली विजन की मैगज़ीन वाले फोल्डर में अपडेट हो जाएंगे। जिन लोगों ने नहीं की हैं वो लोग डाउनलोड कर लें, उनको हर एक टॉपिक के ऐसे मिलते रहेंगे। प्लस में जो मेंस 365 है उसके टॉपिक के भी माइंड मैप्स आप लोगों को अवेलेबल होते रहेंगे। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज़ की थी जिसका टाइटल है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2020 रिवर्सल्स ऑफ फॉर्चून। ये एग्जामिन करेगा कि जो हमारा कोविड-19 का क्राइसिस है इसने कंपाउंड किया है कुछ रिस्क को जो ऑलरेडी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा थे और क्लाइमेट चेंज के कारण ऑलरेडी हो रहे थे और अब इनका पॉवर्टी के ट्रेंड्स के ऊपर इम्पैक्ट गया है। देखो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं ना। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि 100 रुपीज़ है, 1 साल का उसका इंटरेस्ट बनेगा 10 रुपये, अगले साल का फिर 10 रुपये। ठीक है, मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कंपाउंडिंग इफेक्ट जो वर्ड है ना आपकी आंसर राइटिंग में बहुत यूज़ होता है। 100 थे, 1 साल के बाद हमारा जो इंटरेस्ट लगा तो बन गए 110, 2 साल के बाद लगेगा तो बन जाएंगे 120। ठीक है, यानी कि जो ऑलरेडी जो ये बेस अमाउंट है ना सिर्फ इसके ऊपर टैक्स लग रहा है। कंपाउंडिंग में चीज़ें बदल जाती हैं, 110 था अब 100 था, अब उसके बाद 110 बन गया। अब जो अगले टैक्स लगेगा ना वो 100 पे नहीं लगेगा, अब बेस अमाउंट चेंज हो जाएगा 110, इसके ऊपर 10% लगेगा, यानी कि कितना बन जाएगा अब 121 बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग में जो इंटरेस्ट होता है ज़्यादा लगता है। तो उसी तरीके से कोविड-19 ने क्या किया था कि पॉवर्टी के अंदर ऑलरेडी जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज के कारण जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स थी उनको कंपाउंड कर दिया, उनको और बढ़ा दिया है। इंक्लूसिव ग्रोथ, सम्मिलित बढ़त, ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉवर्टी को लेकर अराउंड द वर्ल्ड में। की फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट के देखने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी के क्या ट्रेंड हैं। इंडिया के अंदर आज की डेट में 364 मिलियन पुअर पीपल हैं। अब ये आपका बहुत ही मेजर डेटा होता है। ठीक है, और ये डेटा किसने दिया है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है 2019 की, उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो है 1.3 बिलियन, उसमें से 28% जो है वो इंडिया के पास है जो पुअर लोग हैं। 271 मिलियन पीपल जो थे ये पॉवर्टी से बाहर आए थे 2005 से 15 10 साल के टाइम के अंदर। ठीक है, ये डेटा बताया था नीति आयोग ने, जो इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स आया था 2019 का। इंडियंस जो हैं वो दोबारा से पॉवर्टी में, हंगर और इनइक्वालिटी में फॉल करे हैं पिछले 2 सालों के अंदर। क्या कुछ मेजर्स लिए गए थे कोविड के टाइम पर, जैसे हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी। ठीक है, पीएम किसान स्कीम के अंडर कुछ कैश ट्रांसफ़र किया था हम लोगों ने। जो नरेगा स्कीम थी हमारी उसके अंदर हम लोगों ने एम्पावरिंग की थी पुअर लेबर्स की, माइग्रेंट्स की। आत्मनिर्भर भारत स्कीम में बहुत कुछ प्रोवाइड किया था। पॉवर्टी का एस्टिमेशन जो है इंडिया में वो नीति आयोग की एक टास्क फोर्स है वो करती है। ठीक है, और जो डेटा होता है वो कैप्चर किया जाता है NSSO जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब ये वाला जो डेटा है ना, ये 2 लास्ट के 2 पॉइंट ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट्स होते हैं, इनसे आप प्रीलिम्स के पॉइंट एलिमिनेट करते हो। जैसे कि हमारा जो पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन इंडिया में वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है, इनकम लेवल्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा रिपोर्ट की फाइंडिंग देख लेते हैं। रिवर्सल, एक्सट्रीम पॉवर्टी के जो ट्रेंड्स थे, जो ग्राफ था, मान लीजिए ग्राफ ऐसे आ रहा था नीचे, कोविड ने क्या कर दिया, इस ग्राफ को उठा दिया है। ठीक है, ये हुआ है। तो जो करंट प्रोजेक्शंस मतलब उन्होंने डिफाइन, अच्छा एक्सट्रीम पॉवर्टी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? अब ये कहीं पॉवर्टी का कोई टॉपिक आ गया तो आपको ये डेफिनेशंस लिखनी आनी चाहिए। आप आंसर राइटिंग के इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए या फिर ऐसे में स्टार्टिंग में कहीं लिख दीजिए। एक जो वो लोग जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते, उनके जो लाइफस्टाइल होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि, और एक्सट्रीम इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है? 1.9 US डॉलर्स, और अगर इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो 145 से 150 रुपीज़ पर डे। अगर कोई इतना कम अर्न करता है तो उसको हम लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में काउंट करते हैं। अगर आप 150 का ही अर्न कर रहे हो तो आप अंदाजे से लगा लो आप एक महीने में कितना पैसा अर्न करोगे। ठीक है ना, तकरीबन आप 4,500 रुपये ही मंथली अर्न करोगे, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी। ग्लोबल लेवल के ऊपर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी उसका एक्सपेक्टेड है कि वो राइज़ करेगी 2020 में पहली बारी में, और ओवर 20 ईयर्स मेनली 3 रीज़न के कारण। अब 3 रीज़न उसने क्या क्या दिए हैं? कोविड-19 का एक रीज़न है, एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और जो क्लाइमेट चेंज है।
अब ये तो ना पूरे के पूरे ऐसे टॉपिक्स हैं, इन पे क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन आपको ये वाले पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, क्योंकि आप ये मल्टीपल क्वेश्चंस में पुटअप कर सकते हो। करंट जो प्रोजेक्शंस हैं वो सजेस्ट करती हैं कि 2020 के अंदर 88 मिलियन से लेकर 115 मिलियन तक जो लोग हैं वो दोबारा से एक्सट्रीम पॉवर्टी में फॉल करेंगे पेंडेमिक के कारण, जिसमें जो ग्लोबल पॉवर्टी के रेट्स थे 2017 के लेवल्स के, उससे ज़्यादा रेट्स हो जाएंगे 2021 में। और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो होगा साउथ एशिया में, जहाँ पर हमारा इंडिया भी आता है। ठीक है, ये हार्डेस्ट हिट रीजन जाएगा। 49 मिलियन एडिशनल पीपल और ज़्यादा नए, ठीक है, विल फॉल इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉलोड बाय साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका में भी कुछ करेंगे, उसके बाद ये साउथ एशिया का जो रीजन होगा सबसे हाईएस्ट हिट होगा। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो मोर देन 40% जो वर्ल्ड के पुअर हैं वो अभी कॉन्फ्लिक्टेड अफेक्टेड कंट्रीज़ में रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ मतलब जनरली जो मिडिल ईस्ट हो गया, या फिर ये जो अपने वेनेजुएला टाइप के कंट्रीज़ हो गए, फिलीपींस में भी होती हैं प्रॉब्लम, जहाँ पर आर्म्स को लेकर के हथियारबंद विद्रोह वगैरह चल रहे होते हैं। तो वहाँ पर मोर देन 40% जो है अभी फ़िलहाल रह रहे हैं। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड ये है कि आने वाले 10 सालों में ये जो नंबर है ये राइज़ करेगा। कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है, जो भी उनके एसेट्स होते हैं और उनका लाइवलीहुड होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मिडल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में, अभी जैसे मैं आपको मिडल ईस्ट बोलता हूँ ना, आपके दिमाग में कंट्रीज चली जानी चाहिए। ठीक है, सारी की सारी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ के नाम आपके सामने होने चाहिए। और नदर्न अफ्रीका कहीं ना कहीं ये भी अटैच होता है मिडल ईस्ट के साथ ही। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के रेट्स हैं वो नियरली डबल हुए हैं 2015 से 18 के अंदर, 3 सालों के अंदर। स्पेशली जब सीरिया और यमन के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे ना, उनके कारण 3 सालों में मिडल ईस्ट और इन कंट्रीज़ में जो पॉवर्टी का रेट था वो डबल हो गया था। तो ये बोल रहा है कि इन कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और पूरे के पूरे रीजन के अंदर जो पॉवर्टी है वो डबल हो जाती है। क्लाइमेट चेंज, जो प्रेजेंट सिनेरियोज़ हैं और जो कंबाइंड इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, ये पुश करेंगे, ठीक है ना, 68 मिलियन से लेकर और 132 मिलियन के आसपास लोगों को बाय 2030, आने वाले 10 सालों के अंदर। ठीक है, तकरीबन इतने लोग हो सकते हैं। तो अब इन दोनों का हम एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 90 मिलियन के आसपास आएगा। तो हम मान लेते हैं कि 90 मिलियन के आसपास जो लोग होंगे आने वाले 10 सालों में और ज़्यादा पुअर होने वाले हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में जाने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो लाइवलीहुड है ना, जो इनका दिनचर्या होता है, जो इनका खाना पीना होता है, वो बहुत ही प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अब ये लोग इजीली अडेप्ट भी नहीं कर पाते, प्लस में ये वल्नरेबल बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण कोई भी इम्पैक्ट हो रहा था उसको लेकर के ये बहुत ही लेस रेजिलियंट होते हैं। अब जो ये इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का, इसमें फूड प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, लोगों की हेल्थ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अब आप ये आंसर राइटिंग में लिख सकते हो, फूड प्राइस लिखा इंक्रीज़, या आप ऐसे ये सिंबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद लिखोगे इसके कारण एक रिलेशन बनता है। अब यहाँ आके स्पेस नहीं तो मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, उसमें आप क्या लिखोगे, पीपल्स हेल्थ डिक्रीज़। आप ऐसा एक स्टेटमेंट बना सकते हो आंसर राइटिंग में। शेयर्ड प्रोस्पेरिटी की डेफिनेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि। ठीक है, यानी कि आप अमीर कितने हो, आप कितने समृद्ध हो, वो भी शेयर्ड होता है। जब उसको डिफाइन किया है कि जो ग्रोथ होती है इनकम में, पुअरेस्ट 40% ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन, एक कंट्री में 100 लोग हैं, उनमें से 40 लोग हैं जो पुअरेस्ट हैं। अब इनकी जो इनकम होगी उसमें जो इंक्रीमेंट होगा उसको बोलते हैं शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। हाई लेवल जो होता है शेयर्ड प्रोस्पेरिटी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है किसी भी कंट्री के वेल बीइंग को डिफाइन करने के लिए। यानी कि जिस कंट्री का शेयर्ड प्रोस्पेरिटी हाई होता है उस कंट्री के वेल बीइंग उतना ही अच्छा होता है। 2012 से और 17 के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो ग्रोथ था वो इंक्लूसिव था और जो इनकम थी पुअरेस्ट 40% पॉपुलेशन की, वो सिर्फ 2.3% पर एनम तक ग्रो कर रही थी। हाउएवर, लेकिन जो हमारी ग्लोबल शेयर्ड प्रोस्पेरिटी है ये दोबारा से स्टैग्नेट हो जाएगी, रुक जाएगी और इवन कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। ठीक है, अभी देखो एक ट्रेंड होता है मैप में। ठीक है, मान लीजिए ये एक ट्रेंड था, ये मैप चल रहा था और बढ़ रहा था आगे। स्टैग्नेट करने का मतलब है कि अब ये एक सेम पेस पे चल रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि नीचे भी गिर सकता है। तो ये वाला पॉइंट क्या था, ये स्टैग्नेशन पॉइंट आ गया था। यहाँ पर जो मैप था वो रुक गया था, ग्रोथ नहीं हो रही थी। इसके कारण क्या होगा, इनकम की इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। अमीर होगा वो और अमीर होता चला जाएगा, गरीब होगा वो और गरीब होता चला जाएगा। तो फिर क्या होता है, इससे क्या होता है, इंक्लूसिवनेस ख़त्म हो जाती है। चेंजिंग द प्रोफाइल ऑफ ग्लोबल पुअर, जो पुअर है वो प्रीडोमिनेटली रूरल एरिया से आते हैं, यंग होते हैं और एजुकेशन तो उनकी होती ही नहीं है। हालांकि जो हमारा करंट कोविड का जो क्राइसिस है इसके कारण नए पुअर बहुत क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये नया पुअर टर्म है ना, इसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन बन के आ सकता है।
जो नए पुअर होते हैं ये प्रोबेबली ज़्यादा अर्बन होंगे, विल बी मोर अर्बन देन द क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर का मतलब क्या है, एक लॉन्ग टाइम से एक इंसान एक पॉवर्टी के स्टेट में रह रहा है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक, यानी कि दैट प्रिवेल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो नए पुअर होंगे ज़्यादा एंगेज होंगे इनफॉर्मल सर्विसेज में, जैसे आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हो तो ये एक फॉर्मल सर्विस होती है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेस इन एग्रीकल्चर, तो वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में भी कम होंगे बट इनफॉर्मल सर्विसेज में और मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग ज़्यादा एंगेज होंगे। तो रिपोर्ट के मुताबिक वे फॉरवर्ड क्या होता है, रिसेंटली मैंने मेन हमारा जो चैनल का ग्रुप मेन ग्रुप उस पर मैंने एक मैसेज पोस्ट किया था कि देखो वे फॉरवर्ड इज़ नॉट इक्वलेंट टू कंक्लूजन, ठीक है। आंसर राइटिंग में कभी भी ये मत सोचना कि कंक्लूजन जो होता है और वे फॉरवर्ड होता है वो सेम होता है, नहीं। एक आंसर राइटिंग की 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, IBC। इसका शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म IBC होता है। जैसे IBC से आपको पता है कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड का भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना आप कि जो कंक्लूजन होता है ना, ये हर एक आंसर का होगा ही होगा। कंक्लूजन हर आंसर में आपको लिखना ही है, तभी उसके नंबर मिलेंगे। लेकिन जो वे फॉरवर्ड होगा ये ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हो, ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। किसी क्वेश्चन में होगा, जनरली जो वे फॉरवर्ड होता है ना वो बॉडी पार्ट के अंदर आता है, कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड नहीं आता कभी भी। कंक्लूजन इज़ ए डिफरेंट थिंग, कम्प्लीटली डिफरेंट, होना ही होना चाहिए हर आंसर में। कोई ऐसा सवाल नहीं आपका बनेगा जहाँ पर आप कंक्लूड नहीं करोगे। लेकिन वे फॉरवर्ड ना हो किसी क्वेश्चन में, ऐसा बहुत हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने डिमांड की ही नहीं है कि भाई फ्यूचर में क्या हो, तो आपको ज़रूर वे फॉरवर्ड मतलब आप आगे की राह कैसे दिखा रहे हो। तो वो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कह रहा है हमारी जो पॉलिसी, हमारी जो नीति है, उनके जो रिस्पॉन्सेज होंगे उनको दिखाना पड़ेगा, जो चेंजिंग प्रोफाइल है पुअर की। सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स जो होते हैं, अब सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, जनरली US के अंदर बहुत सारे चलते हैं पुअर वगैरह को एलिवेट करने के लिए, ठीक है ना। इनको ज़्यादातर ज़रूरत है कि ये गरीब लोगों तक पहुँचे, स्पेशली वो लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ये भी ध्यान रखना होगा हमको, ये हम रूरल में भी जा रहे हैं और हम पुअर अर्बन एरिया में भी एड्रेस कर रहे हैं। जो पॉवर्टी के एक्शंस हैं उनको हॉटस्पॉट में जाना पड़ेगा, ठीक है। हॉटस्पॉट्स मतलब कॉन्फ्लिक्ट एरिया के अंदर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, कोविड-19 के कारण जहाँ जहाँ इम्पैक्ट हो रहे हैं यहाँ पर ये हॉटस्पॉट होते हैं। यहाँ पर हॉटस्पॉट मतलब कि रूट है या जड़ है, जो दीमक लगा होता है पेड़ के जड़ में लगा होता है, ऊपर नहीं होता। पेड़ के ऊपर पानी देने का फ़ायदा नहीं होता, जड़ में अगर जाके दवाई डालोगे तो कोई फ़ायदा होगा। कुछ लेसन्स हमको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म की जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस हैं कोविड-19 के दौरान, उसमें कुछ इमरजेंसी में कुछ लेसन्स लिए गए थे, ठीक है। क्लोजिंग द गैप बिटवीन पॉलिसी एस्पिरेशन एंड अटेनमेंट, मच मोर अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। गेटिंग द पॉलिसीज राइट बट टू बिल्डिंग द कैपेबिलिटी। तो वो कहना चाह रहा है सिर्फ ऐसा ना करो कि आप पॉलिसी सही बना दो, नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो इनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत जो भी रिफॉर्म्स आते हैं उसमें हमेशा एक चीज़ एड्रेस की जाती है, यू नॉट नीड टू गेट द पॉलिसीज़ राइट, आपको उसको इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना ज़रूरी है। डेटा हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए और इम्प्रूव होना चाहिए। जब डेटा लिमिटेड होता है तो जनरल पब्लिक के अंदर बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं हो पाती है कि, ठीक है। तो हमारे पास जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उनके लिए भी एविडेंस होना चाहिए अच्छा, तो डेटा अच्छा होगा तो हमारे पास प्रोग्रेस अच्छी होगी। हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है प्रिपेयर्डनेस में और प्रिवेंशन में। एक एग्जांपल है सक्सेसफुल इंटरनेशनल कोऑपरेशन का डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में, वो है इंडियन ओशन का जो सुनामी वार्निंग और मिटिगेशन सिस्टम है ना, जो 2013 से ऑपरेट कर रहा है। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल, अब ये देखो एग्जाम्पल का पॉइंट है, कितने जगह यूज़ कर सकते हो तुम, ठीक है। इसने तो पॉवर्टी में बताया, लेकिन ये एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यूज़ हो सकता है, ये एनवायरनमेंट में भी यूज़ हो सकता है ना, मल्टीपल जगह पर यूज़ हो सकता है एग्जाम्पल। एक्सपेंडिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जो भी हमारे लीडर हैं, वर्ल्ड के लीडर्स हैं, उनके पास ज़रूरत है कि एक सोशल इंक्लूजन के ऊपर बात करें, वो कलेक्टिव वे में हम लोग इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग के जो फाउंडेशंस हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा काम करें और इंश्योर करें कि गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं ट्रस्टेड हों, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना लास्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं ट्रस्टेड नहीं होते हैं, इंटरव्यू में बोलने वाली बात है, समझने वाली बात है ये। गवर्नमेंट के डिसीजन शुड बी ट्रस्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द नेशन, ठीक है। ये वाला टॉपिक हो गया, अगले पे चलते हैं।
अगला टॉपिक भी हमारे पास बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो नोबेल प्राइज़ मिला, अभी सिंपल फैक्ट की तरह नहीं है, ठीक है। आप ये कोई एसएससी वगैरह के या फिर ग्रेड बीसी का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि आप सिंपल पूछ लिया जाएगा कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर किसको नोबेल प्राइज़ मिला था। नहीं, हम लोग जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, किस पर्टिकुलर थीम पे उसने काम किया था और वो क्या था, वो प्रोसेस क्या था जहाँ इन्होंने काम किया था। तो इस बार का जो प्राइज़ मिला है वो यूएस के इकोनॉमिस्ट हैं पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन, ठीक है। पिछले साल अपने इंडियन को मिला था। अब उन्होंने जिस कॉन्सेप्ट पे काम किया था वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आप एग्ज़ाम में कोट कर सकते हो और आप जो फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। यू आर वुड बी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो यू नीड टू नो क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। तो इन्होंने अपनी एक कुछ काम किया था ऑक्शन थ्योरी के ऊपर। अभी ऑक्शन थ्योरी क्या होती है इसके बारे में भी नीचे हम लोग जानेंगे, उससे पहले ये जानेंगे कि ऑक्शन क्या होता है। इन्होंने जो नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज़ जीता है, ठीक है, इन्होंने ऑक्शन थ्योरी में कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं और प्लस में इन्वेंशन किया है एक नए ऑक्शन फॉर्मेट का। ऑक्शन मतलब समझते हो ना, नीलामी करना किसी चीज़ की। अब नीलामी वर्ड से तुम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ जाते हो, एक्चुअल में यहाँ पर वही लिखा है, ठीक है। ये जो इंग्लिश में जितना लिखा है वही लिखा है। नीलामी क्या होती है, एक मैकेनिज़्म होता है जहाँ पर बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज का प्राइस डिस्कवर करते हो, पोटेंशियल बायर आपको मिल जाते हैं ये, ठीक है। गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी होती है वो रिवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करने की नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट की जो ऑक्शनिंग होती है वो क्या करते हैं, अपना रिवेन्यू मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ की वेरिएबल्स क्या होते हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि भाई ऑक्शन का आउटकम क्या आएगा, नीलामी करने के बाद क्या होगा। वो होते हैं कि ऑक्शन के आपने रूल कैसे रखे हैंगे, ठीक है। वो जो आप सामान रख रहे हो ऑक्शनिंग के लिए, नीलामी के लिए, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर बहुत सारी अनसर्टेनिटी भी इन्वॉल्व होती है बिडिंग के अंदर। तो मुझे लग रहा है ऑक्शन के बारे में इसको मुझे पढ़ने में कोई पॉइंट होगा नहीं, सिंपल सी बातों में लिखा हुआ है। इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट की है ऑक्शन की थ्योरी में, उसके फॉर्मेट के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के। अभी जो डिस्कवरी इन्होंने की है इसके कारण किसको फ़ायदा होगा, सेलर को भी फ़ायदा होगा, बायर को भी फ़ायदा होगा, टैक्स पेयर जो भी हैं अराउंड द वर्ल्ड, हर एक को फ़ायदा होगा। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ मिल जाना इतनी आसान बात नहीं होती है, ठीक है। तो ऑक्शन की जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और आइटम्स ऑफ बिजनेस इन ए फ्री मार्केट, ठीक है। ताकि जो भी बिडर होगा, जो भी नीलामी करने वाला है, अब आप एक पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से सारे के सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे या फिर जो भी आइटम है बिजनेस का फ्री मार्केटिंग के लिए, ताकि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। आपको लग रहा होगा ये तो आप देखते ही हो, कभी ना कभी मूवीज़ में देखते हो, किसी शो में देखते हो, नीलामी हो रही होती है, तो बड़ी आसान सी चीज़ है। नहीं, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो ऑक्शन की जो थ्योरी है ना, ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स और डिज़ाइन होते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। जो आप लेन देन करते हो ना, उसके अलग अलग रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे ऑक्शन की थ्योरी में मैंशन होते हैं। एसेंशियली इसमें ये बताया होता है कि ऑक्शन के कारण कैसे एक कमोडिटी, जो भी एक आइटम होता है, उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो ये सब ऑक्शन थ्योरी के अंदर होता है, ठीक है। ऑक्शन थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं कि ऑक्शन की डिज़ाइनिंग कैसी होती है, नीलामी की डिज़ाइनिंग क्या है, सरकार के कौन से रूल होते हैं, ठीक है। बिडर्स जो होते हैं, नीलामी लेने वाले करने वाले, वो सब कैसे बिहेव करते हैं। फिर नीलामी के बाद क्या आउटकम निकल के आता है, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो सकती है, कितने लोग बोली लगा पा रहे हैं, ये सब चीज़ें आउटकम का पार्ट बन जाती हैं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जहाँ पर जो हम ऑक्शन थ्योरी में पढ़ते हैं। ऑक्शन थ्योरी को पढ़ने का फिर फ़ायदा क्या हुआ, जो भी बिहेवियर होता है ना बिडर का, बिडर मतलब जो नीलामी कर रहा है, उसका हमें बिहेवियर पता चलता है कि वो किसी पर्टिकुलर आइटम को कितनी वैल्यू दे रहा है। फिर हमको ये भी आइडिया लग जाता है बार बार करने से कि बेस्ट डिज़ाइनर फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह की, यानी कि अगर मान लो कोई पेंटिंग वाली है, उसके लिए किस तरीके का एक ऑक्शनिंग फॉर्मेट सेट करना चाहिए, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी है, उसकी बिडिंग के लिए कौन सा फॉर्मेट सेट करना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई एनिमल है, एनिमल की भी, अगर अभी एनिमल ऐसे नहीं होंगे, मैं एनिमल शायद मुझे लगता नहीं एनिमल पे होगा, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एंटीक पीस है, एंशियंट कोई हिस्ट्री का एंटीक पीस है, उसकी नीलामी करनी हो, उसके लिए क्या फॉर्मेट होगा। ये सब समझने में ऑक्शन थ्योरी से हेल्प मिलती है, ठीक है। अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ऑक्शन का जो नेचर है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है, आइटम की प्राइसिंग, रिसोर्सेज एक कंट्री में कैसा है, दूसरी कंट्री में कैसा है। ये भी समझते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रूल क्या है ऑक्शन के, कॉन्सिक्वेंट फाइनल प्राइस क्या रखा जाएगा, ठीक है। और ये भी समझ आता है कि गवर्नमेंट जो है अक्रॉस द वर्ल्ड, इसका फोकस मैक्सिमाइजिंग द रिवेन्यू के ऊपर नहीं है। फॉर इंस्टेंस इंडिया में जो स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाता है हाईएस्ट बिडर को, ये वन ऑफ द रीजंस होता है कि टेलीकॉम सेक्टर भी बहुत ही हैवी डेट में। देखो इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, यहाँ से आपका आगे वाला जो पॉइंट है वो समझ में आएगा। पहले तो ये जानो स्पेक्ट्रम क्या होता है। एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन जो कि वाई हो गया है, वोडाफोन और आइडिया, वाई हुआ है या आई वी हुआ है, वाई हुआ है, हाँ।
इनके पास ना एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कितना रेंज के अंदर ये लोग अपना सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, डेटा वगैरह प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए स्पेक्ट्रम में ऑक्शनिंग होती है गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखती है कि भाई क्या कहते हैं कौन सी कंपनी कितनी हाईएस्ट बिडिंग कर रही है तो हमको कितना फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट कभी भी बिडिंग पे ये नहीं ध्यान देती कि हमको पैसा कौन सी कंपनी ज़्यादा दे देगी लाइसेंस वगैरह का। गवर्नमेंट का ध्यान क्या होता है कि एक मेरा सपोज ये हमारा मैप है, ठीक है। अब एक कंट्री बोलती कि मैं सिर्फ यहाँ तक का एरिया कवर करूँगी, दूसरी कंट्री बोलती कि मैं इतना एरिया कवर कर लूँगी बड़ा, तीसरी कंपनी बोलती कि मैं पूरा एरिया कवर कर लूँगी, ठीक है। अब ये जो कंपनी थी जो छोटे वाले एरिया कवर कर रही थी, ये मान लो कि 100 रुपये दे रही है। मैं तुमको बहुत छोटी वैल्यू बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल से सिखा रहा हूँ आपको। थोड़ी सी जो बड़ी थी ये बोलती मैं 70 दूंगी, लेकिन जो कंट्री पूरा कवर कर रही थी वो बोलती मैं तो दूंगी सिर्फ 50 दूंगी। अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, 50 वाले को चूज़ करेगी। पैसा कम दे रही है लेकिन वो क्या कर रही है, एरिया ज़्यादा कवर कर रही है। तो गवर्नमेंट ये नहीं देख रही कि भाई मेरे पास रेवेन्यू आएगा ज़्यादा नहीं आएगा। हालांकि अगर ये छोटी वाले को कवर करते तो गवर्नमेंट के पास भी पैसा ज़्यादा आता। नहीं, गवर्नमेंट का क्या है, एक एक डायमेंशन तक रीच करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इतना नहीं आ पाता जो गवर्नमेंट की ऑक्शनिंग्स होती हैं, बट गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसा बिडर चूज़ करती है जो कवरेज मैक्सिमम दे, क्योंकि गवर्नमेंट को बेनिफिट तो कवरेज में ही होगा ना एक्चुअल में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए इंडिया को चूज़ करना चाहिए सेकंड प्राइस ऑक्शन थ्योरी, जहाँ पर क्या होता है, जो विनिंग बिडर होता है, जो हाईएस्ट बिडर होता है, वो क्या करता है, सेकंड हाईएस्ट बिडर का जो ऑफर अमाउंट होता है वो पे करता है। अभी ये बहुत डीप टॉपिक है सेकंड प्राइस ऑक्शन थ्योरी का, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसके बारे में। अब जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं हमारे जो दोनों इकोनॉमिस्ट है जिन लोगों को इसमें प्राइज़ मिला है, इकोनॉमी में प्राइज़ मिला है, वो समझने के लिए पहले ये समझते हैं कॉमन वैल्यू और प्राइवेट वैल्यू क्या होती है। ये जो टर्म है यहाँ पर हम ये डिफाइन करते हैं कि बेनिफिट क्या होगा एक इंसान को एक पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस की ऑक्शनिंग के बाद में। कॉमन वैल्यू का मतलब होता है कि वो एक रियल मॉनेटरी वैल्यू होती है, चाहे वो रियलाइज्ड हो चाहे वो अनरियलाइज्ड हो, गुड्स और सर्विस की ये सबके लिए सेम रहती है। जैसे कि उसने एग्जांपल दिया है, इंक्लूड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज और द वॉल्यूम ऑफ मिनरल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ए पेंटिंग। रेडियो फ्रीक्वेंसीज वाला एरिया, कितने रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये वही होता है, सब स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने मिनरल की वॉल्यूम है, ये एक जो वैल्यू होती है कॉमन वैल्यू होती है। ये इसकी रियल वैल्यू है, असली वैल्यू। जैसे कि आपका फ़ोन है कोई एक, मान लीजिए सैमसंग का कोई एक फ़ोन है, उसकी 15,000 की मार्केट में वैल्यू है, तो ये इंडिया के अंदर सबकी सेम वैल्यू रहने वाली है। तो ये क्या वैल्यू है, ये है कॉमन वैल्यू। फिर होती है एक प्राइवेट वैल्यू, ये एक पर्सनल वैल्यू होती है, अटैच्ड होती है किसी गुड्स या सर्विसेज से एक इंडिविजुअल के द्वारा। अब ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। जैसे कि कोई आइटम हो गया ऑक्शनिंग के लिए, अच्छा मैंने ऊपर वाला जो बताया था, यहाँ पे स्पेक्ट्रम भी आता है। स्पेक्ट्रम को जब गवर्नमेंट प्लेस करेगी तो वहाँ पर जनरली जो बिडिंग होती है किस पे होती है, उसकी रियल वैल्यू पे। लेकिन जो प्राइवेट वैल्यू होती है उसमें क्या होता है, आपने कोई एक बहुत ही पुरानी, कोई एक 15,000 साल पुरानी कोई एक स्टैचू रख दी बिल्डिंग के लिए, अब यहाँ पे प्राइवेट वैल्यू एसोसिएट हो जाएगी। एक आर्ट लविंग पर्सन होगा, ठीक है, आर्ट लविंग पर्सन को क्या बोलते हैं, डिलेटेंट बोलते हैं, ये वर्ड याद रख लेना, डिलेटेंट, ठीक है। और एक फिलिस्टीन होता है, फिलिस्टीन मतलब समबडी हु डजंट पे मच अटेंशन टू द आर्टिस्टिक चीज़ों को, तो ना कला के जो प्रेमी होते हैं, वो कला के प्रेमी को क्या बोलते हैं, डिलेटेंट। और जो कला को इतना पसंद नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, फिलिस्टीन, ठीक है। अब जो डिलेटेंट होगा ना वो स्टैचू की वैल्यू ज़्यादा लगाएगा, लेकिन जो फिलिस्तीन होगा वो स्टैचू की वैल्यू बहुत कम लगाएगा। तो इस स्टैचू की जो वैल्यू हो गई ये प्राइवेट वैल्यू में चली गई, अलग कैटेगरी में फॉल कर गई। विनर्स कर्स, जो विल्सन था उन्होंने एक कॉमन वैल्यू के प्रिंसिपल के ऊपर काम किया था और उन्होंने ये ओपिनियन दिया था कि जो रैशनल बिडर्स होते हैं वो टेक देयर बिड बिलो देयर ओन बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द इकोनॉमी वैल्यू टू इवेट द विनर्स कर्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना ज़रा, ये पॉसिबल, पहले मैं एक बार रीड कर देता हूँ फिर मैं आपको उसका समझाता हूँ, तो मेरे साथ रीड करोगे तो जल्दी आसानी से समझ पाओगे। इट इज़ पॉसिबल टू ओवरबिड $50 when the real value is closer to 25 due to various reasons. In such cases one wins the auction but loses out in reality. विनर्स कर्स में क्या होता है, आपके पास एक आइटम है, ठीक है, इसकी कीमत वो कहना चाह रहा है कि हो सकता है इसकी कीमत हो $50 रुपये, सॉरी इसकी कीमत, हाँ चलो $50 हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो ऑक्शनर्स बैठे होंगे ना, इसमें से कोई एक ऑक्शनर क्या करेगा, इसकी कीमत को कितना लगा देगा, $70 लगा देगा। क्यों, क्योंकि वो जो विनर हो, इससे पहले जो कोई लगा चुका था ना $60 की वैल्यू, वो उससे जीतना चाहता है। उसने सोचा कि यार ये 60 लगा रहा है, मैं 70 लगा देता हूँ, अब ये चीज़ 70 में बिक तो जाएगी, पर एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में इस इंसान की लॉस हुआ है, क्योंकि इसकी रियल वैल्यू क्या थी, सिर्फ $50 थी। तो इससे विल्सन ने डिफाइन किया था कि एक विनर्स कर्स होता है। कर्स समझ रहे ना, श्राप, श्राप को बोलते हैं कर्स। फिर होता है मल्टी स्टेज बिडिंग,
जो दूसरा हमारे इकोनॉमिस्ट थे जीतने वाले मिलग्रॉम, उन्होंने उनका ये ओपिनियन था कि जो प्राइवेट वैल्यू होती है ये डिफ़र करती है बिडर से बिडर तक। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो ऑक्शन का जो फॉर्मेट होता है ना, ये एक सेलर को हायर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू देता है जब बिडर लर्न मोर अबाउट ईच अदर्स एस्टिमेटेड वैल्यू, जो डिपेंड करता है बोथ प्राइवेट पे भी और कॉमन वैल्यू पे भी ड्यूरिंग द बिडिंग। उसमें यही कहा था उसने कि जब प्राइवेट वैल्यू की होती है, देखो वही चीज़ आइटम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बिडर्स होते हैं ना, इन पे सब पे डिपेंड करेगा। अब इसकी वैल्यू जो हो सकती है कुछ भी हो सकती है कि कॉमन में भी जा सकती है, प्राइवेट में भी। कॉमन में मैंने आपको समझा दिया था, प्राइवेट में समझा दिया था। अब यहाँ पे जो बिडर्स होते हैं ना, ये सब एक दूसरे को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, आपस में। तो यहाँ पर होती है मल्टी स्टेज बिडिंग। ये कौन सा कॉन्सेप्ट किसने बताया था? ये मिलग्रॉम ने बताया था, ठीक है। तो इसकी जो हायर, इसकी जो वैल्यू होती है, इसके हायर, इससे एक्सपेक्ट से हायर भी जा सकती है और नहीं भी जा सकती है, यानी कि कॉमन पे भी डिपेंड कर सकता है, प्राइवेट पे भी डिपेंड कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट बताया था मिलग्रॉम ने। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है, इनके बारे में बताने में कितना समय लगता है। नहीं, हम लोगों ने डेप्थ में बात नहीं की है कि ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स सब मिक्स करके बनता है। उन्होंने कहा था ना ऑक्शन किसका पार्ट है, ऑक्शन जो है ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो हम लोगों ने तो ऊपर ऊपर का बेसिक्स पढ़ा है, ठीक है। मुझे लगता है मैंने काफ़ी समझा दिया है। बताना यार मुझे थोड़ा कमेंट में कि चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अभी ARC और भी अच्छे से समझाऊंगा तुमको देखने में। 3.3 में हमारे पास आता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। वर्ड को पकड़ने की कोशिश करो पहले। तो ये जो ARC होते हैं ना, ये होते हैं कंपनीज होती हैं ये अपने आप में एक, ठीक है। ये रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट के अंदर, लेकिन इनको रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कैसे रेगुलेट करता है? सरफेसी एक एक्ट आया था 2002 का, उसके अंदर रेगुलेट करता है। प्लस में ये जो कंपनीज हैं ये अपने आप में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं। RBI जब इनको रेगुलेट करता है तो वो इनको NBFC कंसिडर करके रेगुलेट करता है। अब ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के काम आती हैं ये, ठीक है। तो रिसेंटली जो फॉर्मल सेंट्रल बैंकर्स थे उन्होंने फेवर किया था कि जो रोल है SRC का इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में, ये काफ़ी ठीक रहा है। तो इनके बारे में जानेंगे। अब एक सिंपल, बहुत ही जो बिल्कुल ही लेम लैंग्वेज में होता है ना, उस लैंग्वेज में 2 मिनट में समझा देता हूँ। एक कंपनी है, ठीक है, और एक बैंक है हमारे पास। अब ये कंपनी जाती है बैंक के पास, ये इनसे लोन ले लेती है। बैंक ने कंपनी को लोन दे दिया, मान लीजिए 100 रुपये का लोन दे दिया। एग्जाम्पल मैं 100 रुपये से स्टार्ट करता हूँ, बहुत आसान होता है समझना, ठीक है। कंपनी ने, अब देखो जब कंपनी कुछ बी के पास जाती है तो कुछ ना कुछ अपना सिक्योरिटी वगैरह भी डिपॉजिट करती है ना, कि भाई ये चीज़ रख लो हमारा, और ऐसे कर देना वैसे कर देना अगर हम पैसा ना दे पाएँ तो, ठीक है। कंपनी ने कुछ रखा। अब थोड़े टाइम में क्या हुआ कि ये जो कंपनी थी, सी से जो कंपनी थी, ये पैसा नहीं लौटा पा रही। तो ये जो 100 रुपये थे इनका तो कुछ डामाडोल हटने लग गया, ठीक है। अब गवर्नमेंट का एक रूल होता है कि 90 डेज़ के अंदर अगर कोई कंपनी बैंक को कुछ जो भी उनका लोन वगैरह का अमाउंट होता है रिटर्न नहीं कर पाती तो उनको NPA डिक्लेयर कर देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एसेट तो समझते होगे, लाभ जो होता है, ठीक है। एसेट और लायबिलिटी क्या होता है, फिर पहले वही समझा देता हूँ। आप बैंक को, एक बैंक है, एक कस्टमर है, नहीं B, और कस्टमर को कैसे लिखूँ, A है मान लो, ये कस्टमर है। बैंक जो इसको पैसा देगा, बैंक से A ने पैसा लिया, 100 रुपये का लोन लिया, तो ये 100 रुपये थे, ये बैंक के लिए क्या बन गए? बैंक के लिए हो गया ये एसेट। बैंक को तो रिटर्न में 110 रुपये आएंगे ना, जो भी हैं 100 से ज़्यादा ही आएंगे, लेकिन यही 100 रुपये A के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी, क्योंकि 100 A ने लिया, 100 देना पड़ेगा, 110 तो A को ज़्यादा देना पड़ेगा। तो A के लिए क्या हो गया? एक जिम्मेदारी, एक उत्तरदायित्व, लायबिलिटी हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि एक कंपनी थी, उसने बैंक से पैसा लिया था, 100 रुपये का कुछ लोन लिया था, अब वो लौटा नहीं पा रही है, 90 दिन कुछ हो चुके हैं, बैंक ने इसको डिक्लेयर कर दिया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर और फर्दर 12 महीने तक ना देगा तो कई चीज़ें होती हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल स्टैंडर्ड, उसके बाद लॉस, 3 कैटेगरी होती हैं। 12 महीने तक नहीं दिया तो सब स्टैंडर्ड में चला जाएगा, और अगले 12 महीने तक कुछ नहीं दिया तो डाउटफुल में चला जाएगा, और उसके बाद तो लॉस कंसिडर कर लिया जाएगा कि ये पैसा तो बैंक का अब डूब गया, ठीक है। अब बैंकों को इन चीज़ों के लिए नुकसान होता है, ऑलराइट। तो इन्हीं चीज़ों का अब एक एक्ट हमारे पास बना हुआ है सरफेसी का। सरफेसी में पहला था सिक्योरिटाइजेशन, कि ये कंपनी जब बैंक से पैसा लेगी तो कुछ सिक्योरिटी रखवाएगी अपने पास, ठीक है। दूसरा होता है रिकंस्ट्रक्शन वगैरह। रिकंस्ट्रक्शन मतलब अगर ये लोन नहीं दे पा रही, मतलब अमाउंट रिटर्न नहीं कर पा रही होती है, तो रिकंस्ट्रक्शन करो। अब रिकंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हो? या तो उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम कर दे रहे हो, थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा दे रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो। मैं सरफेसी की जो फुल फॉर्म है ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले सिक्योरिटाइजेशन करो,
रिकन्स्ट्रक्शन करो, फिर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट कि भाई ये वाली चीज़ तुम हमको अब दे दो, हम अपने आप संभाल लेंगे। तो क्या होता है, एआरसी के बारे में नरसिम्हन कमेटी ने 1991 में बोला कि एक एसेट रिकन्स्ट्रक्शन का फंड बनाया जाए ताकि जो बैंक होते हैं वो अपनी बैलेंस शीट को इम्प्रूव करें, ठीक है ना, और उनके जो भी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होते हैं उन सबको क्लीन अप कर लें। बाद में दोबारा जब ये कमेटी बनी 1998 में, उन्होंने प्रपोज किया कि एआरसी बनाई जाए। पहला जो एआरसी बना था, अब एआरसी एक कंपनी है, ठीक है, एआरसी कंपनी होती है, कंपनीज एक्ट के अंदर मैंने आपको बताया। एआरसी पहला जो बनाया गया था वो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एडीबी ने मिलकर बनाया था। इंडिया में टोटल 24 हैं और आप लोगों ने एडलवाइसेस का नाम तो सुना ही होगा, ये अब तक का इंडिया का लार्जेस्ट एआरसी है। जब हमें ये देखना हो कि यार इन एआरसी का काम क्या होता है, तो मैं यही कहूँगा कि इनकी मीनिंग में जाओ, ठीक है ना, वर्ड की मीनिंग में जाने की कोशिश करो। एसेट, ठीक है, बैंक के लिए क्या एसेट था, बैंक ने जो लोन दिया था उस कंपनी को, वो उस कंपनी के लिए एसेट था बैंक का, उस एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ कंपनीज आएंगी, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है भाई, अब ये कंपनी जो थी ये परफॉर्म नहीं कर रही थी, ठीक है, तो इस कंपनी के जो भी फाइनेंशियल एसेट्स थे उनको एक्वायर कर लो, ठीक है। इनकी जो मैनेजमेंट थी उसको या तो चेंज कर दो या फिर टेक ओवर कर लो, सेल कर दो या फिर इसका बिजनेस उसको लीज पे दे दो, ठीक है। जो बोरोवर का, जिसने बोरोवर कौन है, जिसने बैंक से लोन लिया था, ये सारा काम कर कौन रहा है अब, उसके फाइनेंशियल एसेट को ले लेना, उसकी मैनेजमेंट को बदल देना या फिर खुद उसकी मैनेजमेंट बन जाना, या फिर उस कंपनी को सेल कर देना, या फिर उस बिज़नेस को लीज पे दे देना, उसके जो डेट थे, जो कर्ज था, उसको रीस्केड्यूल कर देना, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर कुछ पेमेंट वगैरह के साथ सेटलमेंट कर लेना उस बोरोवर के साथ। ये सारे के सारे काम करने का जिम्मेदारी दे देते हैं एआरसी को। तो एआरसी को एक तरीके से बीच में लेके आ जाते हैं ये, ठीक है, क्योंकि बैंक के तौर पर अब ये कंपनियाँ होंगी, इनको काम करना। अब एडलवाइस का काम यही सब होता है। इनसे एडवांटेजेस क्या होते हैं, जो भी बैड लोन्स होते हैं ना, बैड लोन्स मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एक या कुछ हाथों में होते हैं अब, ठीक है, फैले हुए नहीं होते कि एक बैंक में 15 कंपनियाँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। अब एआरसी संभालती है ये जो भी बैड लोन्स होते हैं, ठीक है। एंड प्रोवाइड स्कोप फॉर द स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर्स टू अ फ्यू एआरसी रादर देन टू ईच बैंक। कुछ एआरसी को उन्होंने लेजिस्लेटिव पावर दे दी, लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने की ताकत थोड़ी सी उनके हाथ में दे दी है ताकि एक एक बैंक को ही पावर ना देनी पड़े। रेगुलर बैंकिंग के जो रिलेशंस होते हैं वो अफेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है, और उनको क्लीनर बैलेंस शीट्स मिल जाती है कि उनको प्रॉब्लम जो होते हैं, प्रॉब्लम वाले क्लाइंट होते हैं, उनसे डील नहीं करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि आरबीआई बीच में आ रहता है। आरबीआई बोलता है हम रेगुलेट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो गुड एसेट्स होते हैं और जो बैड वंस होते हैं उनको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, ठीक है, लार्जर पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब जो बायर्स के लिए जो होने लायक जो डील होती है ना, वो भी क्रिएट करवा देते हैं। एंटरप्रेन्योर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है, ठीक है, उसको ऑप्शन दे देते हैं कि रादर देन फिलिंग फॉर बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी इन टाइम ऑफ स्ट्रेस, उसको लगता है कि यार मैं पैसे पे नहीं कर पाऊंगा तो कंपनी डूब जाएगी, एआरसी उनके लिए बहुत हद तक एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में मदद करती है। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओवरऑल देखते हैं तो पूरी की पूरी इकॉनमी को बेनिफिट करती हैं, ठीक है। और इन्वेस्टर्स होते हैं, दे विल बी एबल टू स्पॉट एन अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट, एक्वायर इट एट लो कॉस्ट, वर्क टू रिस्टोर इट समवेयर नियरर टू इट्स ट्रू वैल्यू एंड सेल इट ऑफ टू दी हेल्दी प्रॉफिट। कहने की बात यही है कि पूरी पूरी इकोनॉमी को हेल्प करने में मदद करती है, लेकिन इनकी फंक्शनिंग के साथ हमको कुछ इश्यूज ज़रूर हैं। अब 2019 में आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि जो रिकवरी करते हैं ना एआरसी का जो मॉडल है, बैंक से जो बैंक के लिए जो रिकवरी करते हैं फॉर द बैंक्स, ये 2004 और 18 के अंदर बहुत लो रिकवरी करी है इन्होंने, 14 ईयर्स में बहुत लो रिकवरी करी है। जो मैक्सिमम एवरेज रिकवरी थी एआरसी की, और जो टोटल बैंक, मान लो कि बैंक का क्लेम था 100 रुपये का, इन्होंने रिकवरी कितनी करी थी 2010 में 21.5 रुपीज़ की, ठीक है, और 2018 में तो बिल्कुल ही नीचे आ गया था। 100 रुपये का क्लेम था, बैंक को 100 रुपये लेने थे वापस, इन्होंने सिर्फ 2.3 रुपीज़ वापस करे। तो ये अपने आप में बहुत स्टेडली डिक्लाइन हुआ है 2018 के अंदर। अब इनके नॉन परफॉर्मेंस के, ये जो एआरसी मॉडल है परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इसके क्या रीज़न रहे हैं, इन पे थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। पहले क्या होता था ना, एआरसी क्या करेगा, एक डिस्ट्रेस बिजनेस को लेगा, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी उसको रिकवर करेगा, इतना रिकवर कर लेगा कि वो जो जिस इंसान ने, जो प्रमोटर था, उसका जो ओरिजिनल ओनर था, वो उसका जो बैंक का लोन था उसको रीपे कर सके। जब ये एआरसी कंपनी उस बिज़नेस को दोबारा से इतना उठा देंगी, उसके बाद ये क्या कर देंगी, उसको हैंड ओवर कर देंगी दोबारा से उस बिज़नेस के ओनर को कि ले भाई, हमने तेरी कंपनी को डिस्ट्रेस सिचुएशन में उठाया था, इसकी इतनी वैल्यू हम लोगों ने रिकवर कर दी है, अब तो इस कंपनी को तुम अपने आप रन करोगे,
ठीक है। तो इसके कारण क्या होता था, इनके पास इंसेंटिव नहीं हो पाता था, उनके पास बहुत लिटिल इंसेंटिव होता था उस पूरे के पूरे डिस्ट्रेस बिजनेस को टर्न अराउंड करने के लिए। ARCs तो इनको एडिक्वेटली कैपिटलाइज नहीं किया गया था, ठीक है। कैपिटलाइज मतलब इनके पास इनफ पैसा नहीं था कि जो भी रिक्वायरमेंट होती थी बैंक की कि उसको ट्रांसफ़र करें NPA। वैल्यूएशन ऑफ NPA रिमेन्स अ कंसर्न। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है उसके रिकवरी पीरियड को लेकर, किस मेथड के ऊपर वो वैल्यूएट करेंगे, डेटा कलेक्शन कैसे होगा। डिफिकल्टी टू एक्सपेडिशियसली एग्रीगेट लोन्स फ्रॉम ऑल अदर क्रेडिटर्स इवन इफ द ARC रिक्वायर्स द NPA ऑफ ए पर्टिकुलर बैंक। देखो इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हम लोगों ने ऊपर देखा था कि हमारे पास टोटल 24 ARCs हैं, और जो पहला हमारा जो ARC बना था वो 3 बैंक्स ने बनाया था, ICICI ने, SBI ने और IDBI ने मिल करके। अभी तीनों ये जो ARC होगा वो तीनों बैंक के जो बैड लोन्स होंगे तीनों पे काम करेगा। मान लो SBI वाले पे काम कर रहा है लेकिन IDBI वाले को भी अपना काम करवाना होगा, तो ये एक तरीके से ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक्सपीडिशियसली मतलब जल्दी जल्दी सारे लोन सारे क्रेडिटर से ले पाना, ये सारे प्रोसेस में प्रॉब्लम आने लग जाती है। लैक ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी इन कंट्रोलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ARC, ठीक है। आइदर ये ओन किए जाते हैं प्राइवेट पार्टीज़ के द्वारा या फिर बैंक के द्वारा, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ओन नहीं किए जाते, ठीक है। ये प्रीलिम्स के अंदर ना कोई घुमा फिरा के पॉइंट आ सकता है। रेस्ट्रिक्शंस होती हैं इसके कंट्रोलिंग स्टेक पे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे बाय ए सिंगल पार्टी। रेगुलेटरी में एम्बिग्यूटी मतलब होता है दो चीज़ों के ऊपर काम होना, दो तरीक़ों से रेगुलेट हो रहा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे कि IBC हो गया, इसमें प्रोविजंस होते हैं सबमिशन के, रेजोल्यूशन प्लान के। सरफेसी एक्ट जो होता है ये एक्सप्लिसिटली परमिट नहीं करता ARC को कि इन्वेस्ट करे वो इक्विटी के अंदर। तो ये तो हमारा कमर्शियल बैंक्स के ऊपर मुद्दा आता है, मैंने पहले भी आप लोगों को एक मंथली मैगजीन में समझा रखा है, ठीक है। RBI होता है, कंपनीज एक्ट होता है, 2-3 जगह पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वहाँ पर एम्बिग्यूअस मैनर के अंदर रेगुलेशन हो रहा होता है। वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ कंक्लूजन नहीं दिया इन्होंने इस टॉपिक में, इन्होंने बस वे फॉरवर्ड बताया। ब्रिजिंग द NPA वैल्यूएशन गैप बाय इंट्रोड्यूसिंग सेट ऑफ गाइडलाइंस जो कि कैरी आउट की जाएंगी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा बिफोर द सेल। वो कह रहे हैं कि NPA की जो वैल्यूएशन होगी, NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो वैल्यूएशन का जो गैप क्रिएट हो गया है उसके लिए गाइडलाइंस पहले ही बता दो, ठीक है। एक डिस्ट्रेस्ड लोन सेल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सेटअप करो, ठीक है, जहाँ पर जो NPA होगा, देखो हमने पिछले टॉपिक में ऑक्शनिंग की बात की थी ना, हम लोगों ने वहाँ पे विनर्स कर्स लिखा था, ठीक है। और हम लोगों ने दूसरी चीज़ों पे बात की, कॉमन वैल्यू प्राइवेट वैल्यू। वो कह रहा है कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लगा दो। अब ट्रेडिंग पे आप यही तो करते हो, ऑक्शनिंग करोगे एक तरीके से, तो NPA के लिए कुछ बिडिंग आ जाएगी, ठीक है भाई, ये कंपनी बेचना चाहते हैं, कितने लोग खरीददार हैं, तो वो कह रहे हैं इससे एक अच्छी बेटर प्राइस की डिस्कवरी हो सकती है। एक पैनल बनाओ, ठीक है, स्पेसिफिक मैनेजमेंट के लिए, जिसके अंदर एक्सपर्टीज़ होगी कि वो लोग फर्म को रन कर सकते हैं, कंपनीज वगैरह को, ठीक है। तो अब इनको मान लो अगर ये कंपनी को एक्वायर करते हैं डिस्ट्रेस्ड कंपनी को, तो उनके पास एक पैनल होना चाहिए जो उस कंपनी को रन करेगा। रिलैक्सेशन ऑफ कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर नॉर्म वुड एनकरेज मोर प्राइवेट एंटिटीज़ टू हैव ए प्रेजेंस इन दिस सेक्टर, ब्रिंगिंग मोर डेप्थ टू द सेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे हम लोग इनको माइंड मैप से बहुत इजीली याद कर सकते हैं कि हमारे न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर को ही ये रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब पॉवर्टी और शेयर्ड प्रोस्पेरिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो हमारे पास 2 डेफिनेशन थी, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी की और एक्सट्रीम पॉवर्टी के लेकर। अब की फाइंडिंग्स जो थी रिपोर्ट की, उसमें कोविड-19 के जो इम्पैक्ट था, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का था, क्लाइमेट चेंज का था, और 2 और इम्पैक्ट थे, ये हमारे रिपोर्ट के इम्पैक्ट थे। इंडिया के अंदर पॉवर्टी का क्या सिनेरियो है उसको लेकर के ये कुछ मेजर्स लिए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, PM किसान, MG नरेगा, ठीक है, 271 मिलियन इतना, ये HDI की रिपोर्ट है, नीति आयोग का इंडेक्स है। तो माइंड मैप से इन चीज़ों को याद करना बहुत ईजी हो जाता है। वे फॉरवर्ड में करना चाहेंगे तो ये पॉलिसी रिस्पॉन्स, पॉलिसी एक्शन, लर्निंग लेसन्स, क्लोजिंग गैप वगैरह, ये बेनिफिट हो जाता है अगर हम लोग माइंड मैप से याद करते हैं तो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने जो टॉपिक मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, ये सारे के सारे बुकलेट के फोल्डर में आपके अपडेट होते जा रहे हैं। जिन्होंने डाउनलोड कर लिए उनको मिलते जाएंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए, अगर आप इस बुकलेट को डाउनलोड करते हो तो आपको क्या कुछ मिलेगा। 1000 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स होते हैं, 300+ माइंड मैप्स होंगे इजी रिवीजन के लिए, उसमें आपको मेंस 365 भी मिलेगा। निमोनिक्स हैं 200 से ज़्यादा हैं, 100+ कोट्स हैं, सिंगल लाइन की कोट्स हैं, पास्ट 1 ईयर के हिंदू एडिटोरियल्स हैं, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का कलेक्शन है। साइंस सेक्शन के सारे एडिटोरियल 1 साल के, अगर कोई भी न्यूज़ आएगी एग्जाम के अंदर तो यहीं से आएगी। एनवायरनमेंट के भी सारे अलग से सेक्शन हैं।
आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट, डेली अपने आंसर राइटिंग में क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए लिखते वक्त। टॉपर्स का डेटा ये जानने के लिए कि वो लोग कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कितना फोकस करते थे, ग्राफ वाइज है, किसने ऑप्शनल के अंदर क्या सिलेक्शन रेट होता है, ये सब चीज़ें। 7 शेड्यूल है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी आपको इसमें फ्री में साथ में मिल जाती हैं। ठीक है, फिलहाल जो डिस्काउंट रेट है 50% चल रहा है, और सैम्पल डिस्क्रिप्शन में देख लो आप लोग, सैम्पल आपको बुकलेट का मिल जाएगा, वहीं पर डाउनलोड का लिंक भी होता है। अभी 50% डिस्काउंट है। फ्यूचर में जब भी आप ट्राई कर रहे हो, अगर जो डिस्काउंट रेट है वो कम हो गया है तो मुझे एक बार कॉन्टैक्ट कर, मतलब आपका डिस्काउंट कोड काम नहीं कर रहा है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको नया डिस्काउंट कोड दे दूँगा। टेलीग्राम पे कैसे कॉन्टैक्ट करना है आपको पता है। ऐसे ही नोबेल प्राइज़ का था, ठीक है, विनर्स कौन कौन है, इस कंट्री के हैं, फ्रॉम यूएस से हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको कहाँ पर, इनको क्यों अवार्ड दिया गया इस चीज़ के लिए, ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शन थ्योरी ऊपर क्या होती हैगी, ऑलराइट, अदर टर्म्स क्या हैं, ये सब माइंड मैप के तरीके से आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज मैंने आपको समझाया था, उनके बारे में अबाउट, एआरसी का रोल क्या होता है, वे फॉरवर्ड, इनके साथ इश्यूज़ क्या हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो माइंड मैप्स इन चीज़ों को याद करने में ना बहुत आसानी होती है कि आप मैक्सिमम कंटेंट को रिटेन कर सकते हो, आपको स्पेशली नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको याद करते रहो। ये पूरा का पूरा एक आपका समरी बन गया है करंट अफेयर की पूरी न्यूज़ का। स्वामित्व स्कीम बड़ी बेहतरीन स्कीम है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के ऊपर है, इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन के ही आएगा, 2-3 सालों में आ भी चुका है ऐसा, आगे भी आएगा। स्वामित्व की फुल फॉर्म होती है सर्वे करना विलेजेस का, उनकी मैपिंग करेंगे इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजीज के साथ, कहाँ पर, विलेज एरिया में। रिसेंटली लॉन्च किया गया है नेशनल पंचायती राज के ओकेजन के ऊपर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एक पॉइंट बता देता हूँ आंसर राइटिंग के लिए, जब भी कहीं पर ये लिखना हो ना प्राइम मिनिस्टर वगैरह, अगर तुम लिखोगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, यू विल डेफिनेटली फेच एटलीस्ट हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा। और आपको पता है हाफ मार्क्स के अंदर 5 से 10 रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। मान लो तुम रैंक 10 आ रहे हो तो 1 भी आ सकते हो जाता है, और एग्जामिनर के मूड के ऊपर होता है। सो नेवर राइट पीएम मोदी या फिर डायरेक्ट मोदी या फिर गांधी या नेहरू, ऑलवेज यूज़ आइदर गांधी जी या फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी या फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। सो डू गिव द रेस्पेक्ट, मतलब मेरा कहने का ये था कि सम्मान दोगे तो फ़ायदा मिलेगा इसका। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में मैंने बताया हुआ है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब सारा का सारा पैसा केंद्रीय सरकार से आएगा, रूलिंग गवर्नमेंट से आएगा, सेंटर से आएगा। इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन रूरल इंडिया के लिए, ड्रोन की सर्वेइंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, जो आबादी होती है, इनहेबिटेंट्स होते हैं रूरल एरियाज़ में, उनकी बाउंड्री को। देखो मैं बताता हूँ ये क्या करना चाह रहे हैं कि एक गाँव है, इस गांव के अंदर कितनी ज़मीन है, कहाँ कहाँ पर है, इसको ड्रोन से स्कैन करेंगे पूरे को, ठीक है ना, और इससे डिजिटल मैप बनाएंगे ये लोग, मैपिंग करेंगे, ठीक है, कि भाई ये ज़मीन इतने इस इंसान के नाम पे है, ये उसके नाम पे है। तो जो ज़मीन को लेकर के जो भी रिकॉर्ड वगैरह होंगे ना, उन सबको अपडेट कर लेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी के रजिस्टर वगैरह, रेवेन्यू वगैरह के, ठीक है, उससे प्रॉपर्टी कार्ड इशू करेंगे सारे प्रॉपर्टी ओनर को। रूरल एरिया के लिए है, ये ध्यान रखना, ये स्कीम रूरल एरिया में है। कौन कौन इसमें काम कर रहा है स्कीम के अंदर, पंचायती राज काम करेगा, स्टेट लेवल के ऊपर पंचायत राज के डिपार्टमेंट है, स्टेट का रिवेन्यू लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, और सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस पूरे के अंदर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज़ करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये नेशनल सर्वे और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है हमारा सर्वे ऑफ इंडिया। 1767 में सेटअप हुआ था, बहुत पुराना है, ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है ये, ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट नहीं, ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब किसी भी तरह का कोई कॉस्ट इफेक्टिव, फोकस या रिलायबल और जियो स्पेशियल डेटा प्रोवाइड करना होता है। जियो स्पेशियल मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी कंपोनेंट जिसमें आप ज्योग्राफिकल लोकेशन को ऐड कर देते हो उसको जियो स्पेशियल बोलते हैं, ठीक है। उन सब के अंदर ये जो डिपार्टमेंट है आगे बढ़ चढ़ के काम करता है। तो इस स्कीम के की कंपोनेंट्स क्या होंगे, कोर्स नेटवर्क बनाएंगे, कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस, एक नेटवर्क होगा उसमें रेफरेंस स्टेशन होंगे जो ग्राउंड के ऊपर कुछ कंट्रोल पॉइंट्स वगैरह सेटअप करेंगे, ठीक है, ताकि जो जियो रेफरेंसिंग करना है वो बहुत एक्यूरेट हो, ठीक है। जो लैंड का डीमार्केशन होगा ना, डीमार्केशन मतलब डिफाइनिंग द बाउंड्री ऑफ द लैंड, उन सब के लिए इन लोगों को कोर्स नेटवर्क का यूज़ करना पड़ेगा। लार्ज स्केल की जो मैपिंग हो रही है उसको ड्रोन की हेल्प से करेंगे, जो रूरल इनहेबिटेड मतलब आबादी एरिया, ठीक है ना, उसको मैप करेगा सर्वे ऑफ इंडिया ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। हाई रेजोल्यूशन और एक्यूरेट मैप्स होंगे जिसके कारण प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू किए जाएंगे रूरल हाउस होल्ड ओनर्स को। बहुत फोकस रखना, ये जो स्कीम है सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया में है। इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन प्रोग्राम चलाएंगे रूरल पॉपुलेशन को अवेयर करने के लिए सर्वे की मेथडोलॉजीज़ को लेकर के।
ग्राम मानचित्र, मानचित्र बोलते हैं नक्शा, मैप, हिंदी में मानचित्र बोलते हैं उसको, ठीक है। स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन, जो डिजिटल मैप्स वगैरह होंगे क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है। इसके कारण क्या होंगे, बहुत सारे एनालिटिकल टूल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान वगैरह को। ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी, रिपोर्टिंग होगी, डैशबोर्ड होगा जो मॉनिटर करेगा सारे के सारे प्रोग्रेस क्या हो रही है इस चीज़ को लेकर के। स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे, रेगुलर डिपार्टमेंट लेवल के मैकेनिज्म होंगे, इनको असिस्ट करेंगे प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट्स नेशनल और स्टेट लेवल पे। कवरेज कहाँ कहाँ करेंगे, पायलट फेज़ है, पहले टेस्ट कर रहे हैं 2020-21 में 6 स्टेट्स में, हरियाणा, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, यूपी और उत्तराखंड। अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख विलेजेस का टारगेट है 1 साल के अंदर। कोर्स नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट करेंगे 2 स्टेट्स में, पंजाब और राजस्थान में। लेकिन 2023 और 24 के अंत तक टोटल जो जितने विलेजेस हैं इंडिया के अंदर 6.62 लाख विलेजेस हैं, सारे के सारे कवर करने का इनका एम है। बेनिफिट क्या होंगे, देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी सिटीजन्स के लिए। रूरल इंडिया में आपके पास आपके ज़मीनी हक हो जाता है ना, तो रूरल हाउस होल्ड के पास अपनी प्रॉपर्टी फाइनल एसेट जो फाइनेंशियल एसेट होते हैं ना उसके प्रॉपर्टी का कार्ड बन जाता है, उनको लोन लेने में आसानी होगी, फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत मिलेगा। प्रॉपर्टी टैक्स के कलेक्शन वगैरह के अंदर बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। 2018 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसने एस्टिमेट किया था कि जो 90% जो पोटेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स है ना ये कलेक्ट किया जाता है, सिर्फ 19% पोटेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स ही कलेक्ट किया जाता है, तो ये बहुत कम है। मार्केटेबल लैंड बन जाएगा, ठीक है ना। अब किसी को अपनी ज़मीन बेचनी होगी तो वो उसके लिए प्रॉपर्टी कार्ड के थ्रू बता सकता है कि भाई ये तो कोई डेफिनेट इसकी बाउंड्री वगैरह इतनी है, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। रिडक्शन इन द प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स, कोई ज़मीनी विवाद होंगे, ठीक है, अब उनके पास एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स होंगे तो ज़मीन को लेकर जो विवाद होंगे वो सब भी ख़त्म हो जाएंगे। इम्प्रूव क्वालिटी, GPDP हम लोगों ने देखा था, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, ठीक है। विलेज के रोड, पोन्ड्स, कैनाल, ओपन स्पेसेस, स्कूल, आंगनवाड़ी, हेल्थ सब सेक्टर, इन सब के लिए एक बेटर क्वालिटी का एक प्रोग्राम, एक डेवलपमेंट प्लान बन जाएगा, ठीक है। वर्क एस्टिमेट पूरा प्रॉपर हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन के लिए परमिट लेना, ठीक है। कोई इंक्रोचमेंट वगैरह हो गया यानी कि जो कब्जा वगैरह होता है उन सबको हटाने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ों में बहुत हेल्प मिल जाएगी गवर्नमेंट को। एड रिलीफ वर्क, एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स के कारण क्या होगा, जो भी कंपनसेशन वर्क दिया जाएगा डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज़ में वो बहुत आसानी से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ इश्यूज़ भी होते हैं स्कीम के अंदर रिलेक्टेंस को लेकर के। लैंड और बाउंड्रीज जो होते हैं ना ये जो रूरल लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उनके लिए बड़ा सेंसिटिव सा इशू होता है, ठीक है, जिसके कारण मे बी वो ऐसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ना होने दे, वो लगे कि नहीं भाई क्यों भाई हमारी ज़मीन का। देखो बहुत बार ऐसा हुआ कि एनक्रोचमेंट एरियाज़ पे जब हटाने के लिए जाते हैं कब्जा तो वो पुलिस का विरोध करते हैं लोग, ठीक है, और गवर्नमेंट का विरोध करते हैं कि नहीं हमारी ज़मीन जैसी भी है ऐसी ठीक है, आप क्यों छेड़ रहे हो, क्यों उसको ये कर रहे हो। तो लोगों के लिए प्रॉपर्टी, अब बहुत लोगों का देखना इन चीज़ों से निकल के आएगा कि बहुत लोगों ने बेमतलब के कब्जे कर रखे हैं, तो वो लोग इस चीज़ को अपोज करेंगे। जो वल्नरेबल लोग हैं, दलित हो गए, कुछ विमेन होती हैं, टेनेंट फार्मर्स होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ होते हैं, अब इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लैंड एक्सेस करने से, ठीक है ना, जिसके लिए हो सकता है कि उनके पास बहुत लेजिटिमेट क्लेम हो, लेजिटिमेट मतलब बहुत ही वैध क्लेम हो उनका, लेकिन सिंस जब मैपिंग वगैरह होगी उनके रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे अगर, तो सारे के सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो ये भी एक इशू रहेगा और बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आएंगे। लैक ऑफ फंक्शनल मार्केट इन रूरल एरियाज़, जिसके कारण मार्केटेबल कोलेट्रल यानी कि उस एरियाज़ के अंदर मार्केट नहीं होता प्रॉपर्टी को लेकर के, क्योंकि रूरल एरिया है ना, वहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं होती, इंडस्ट्रीज़ नहीं होती है, तो वहाँ पर उनका जो ये कॉन्सेप्ट है मे बी उनके लिए फेल हो जाए मार्केटिंग का। वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, हमें कम्युनिटी को एंगेज करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही कम्युनिटी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ वो प्रोसेस को एक्सेप्ट करें, ठीक है, और डिस्प्यूट कम से कम हो। जो वल्नरेबल लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। देखो जो हमारा वे फॉरवर्ड होता है कहाँ से निकल के आता है, मोस्टली पूरा का पूरा इसी से निकल के आ रहा है, पोटेंशियल इश्यूज़ को उठाया और उसी को ठीक कर देना, ये हमारा वे फॉरवर्ड होता है। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, ग्रीवेंस मतलब शिकायत, रिड्रेसल मतलब उस शिकायत का निवारण। एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पर जिनको भी परेशानी होगी वो अपनी परेशानी आके बता सकते हैं। स्टेट को सिंप्लीफाई करना होगा, जो प्रोसीजर है कानूनी, लेजिस्लेटिव मतलब जो कानूनी प्रक्रिया उस सबको सिंप्लीफाई कर दो ताकि कंज्यूमर के अंदर एक कॉन्फिडेंस बन जाए, ठीक है, इन एरियाज़ में ट्रांजैक्शन वगैरह वो आसानी से कर सकें। कंक्लूजन इसका मैं नहीं पढ़ूंगा यार, एक तो लाइनें ही तो आप पढ़ ही सकते हो ना। आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं ना बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो मैं थोड़ा इनको जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करूँगा। जो ऊपर वाले थे ना उनमें एक्चुअली बहुत सारा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने उनको थोड़ा डिटेल में बताया। अभी छोटे छोटे होंगे तो मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा। अकाउंट्स कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी AIBP के ऊपर। अभी AIBP क्या है, ये 1996 और 97 में लॉन्च किया गया था।
सेंटर की तरफ से असिस्टेंस दी जाती है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लेकर, ठीक है। देश में कितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना पानी को लेकर, इरिगेशन को लेकर के, उन सब में सेंटर की तरफ से कुछ असिस्टेंस यानी कि हेल्प दी जाती है। इम्प्लीमेंट करने वाला जो जल शक्ति है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्सेलरेट करना, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पानी को लेकर हैं, ठीक है, उन सबको तेज़ी कर देना, उनमें तेज़ी बढ़ा देना, ठीक है। फोकस किस पे करते हैं लोग कि जो भी ऑन गोइंग मेजर और मीडियम इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, वो फास्टर कंप्लीशन, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। जब लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का 2015-16 में, तो जो AIBP था ये बन गया था उसका पार्ट PMKSY का ही। अब ये PMKSY का एम क्या था? उसका एम था कि कुछ मीन्स होते हैं प्रोटेक्टिव इरिगेशन के, वो सारे के सारे एग्रीकल्चर फार्म्स तक पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने बात की थी कंट्री के अंदर पर ड्रॉप मोर क्रॉप यूज़ कर लेना, इसको कीवर्ड है ये। इसके कारण क्या होगा? ज़्यादा डिज़ायर्ड रूरल प्रॉस्पेरिटी आएगी कंट्री के अंदर। AIBP के जो कंपोनेंट्स हैं PMKSY के, वो फोकस करते हैं मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, स्पेशली वहाँ पर जहाँ एरिया जो है वो कितना है, 2000 हेक्टेयर से ज़्यादा का एरिया है। जब से ये इंसेप्शन यानी जब से स्टार्ट हुआ है, 297 इरिगेशन मल्टीपर्पज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड कर लिए गए हैं फंडिंग के लिए, किसमें? AIBP के अंदर। अब AIBP में कुछ शॉर्टकमिंग्स भी होंगी, हाँ। बहुत ही फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन है इसके डिज़ाइन और स्कोप ऑफ द वर्क के अंदर, क्योंकि जो प्रिपरेशन और प्लानिंग होती है ना DPR की, उनमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, यानी कि जो सर्वे हैं वो बिल्कुल ही इनएडिक्वेट हैं। असेसमेंट जो होता है वाटर अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, वो बिल्कुल ही इनएक्यूरेट होता है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो का जो कैलकुलेशन है वो भी इनकैलकुलेट होता है। कॉस्ट बेनिफिट आप समझते हो ना, UPSC में बहुत यूज़ किया जाता है इसको। कितने सारे कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, अब वो लोग जो बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ लो, नितिन सिंघानिया वगैरह की, तो जितने सेलेक्टेड टॉपर्स हैं मोस्टली ने ये कहा कि उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इतना नहीं है, जितना उसको डेप्थ में पढ़ते हैं इतने सवाल नहीं आते हैं। कि NCERT का फिर भी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ऊपर जा रहा है। तो रिवीजन इन द कॉस्ट एस्टिमेट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वर्क, तो ठीक है, हो गया ये वाला पॉइंट भी आसानी है। मतलब कहना ये चाह रहा है जब काम पूरा हो जाता है तो उसका कॉस्ट का जब एस्टिमेट किया जाता है ना, उसके कारण उस पूरे के पूरे जो मतलब अगर आप बीच काम कंप्लीट हो जाने से पहले ही या फिर उसके शुरुआत होने के बाद भी अगर आप उसकी कॉस्ट में बार बार चेंजेस कर देते हो, रिवाइज करते हो, तो फिर पूरे का पूरा जो स्केड्यूल होता है ना प्रोजेक्ट का, वो उसमें अफेक्ट होता है, उसमें बहुत बुरा असर पड़ता है। प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस को आप वॉयलेट करने लग जाते हो, ठीक है। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, इनके मुताबिक जो प्रोजेक्ट और स्कीम है इंक्लूड किए गए हैं, वो गाइडलाइंस को वॉयलेट करते हैं, जिसके कारण इर्रेगुलर रिलीज़ हुआ था। 3718 करोड़ के आसपास जो पैसा था वो इर्रेगुलर वे से गया था, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस को वॉयलेट कर दिया गया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उन्होंने नोट किया था कि बहुत सारे जो केसेस हैं नॉन या शॉर्ट रिलीज ऑफ फंड के, या फिर जो डिले हुई है फंड के अंदर बहुत सारे लेवल्स के ऊपर, सब्सिक्वेंट रिलीज उसके अंदर हुआ है, लेकिन उसका कोई पॉइंट नहीं बना। पैक की जो रिपोर्ट है उन्होंने बताया था कि जो सर्टिफिकेशन ऑफ फंड्स है उनका यूटिलाइजेशन है वो ओवरऑल 2187 करोड़ का है, जिसमें 37% जो है ये टोटल सेंट्रल असिस्टेंस का ये रिसीव किया गया था स्टेट एजेंसीज के द्वारा, लेकिन इन्होंने सबमिशन नहीं किया था मिनिस्ट्री के अंदर टाइम पे, कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो भी था उसके बारे में कोई सबमिशन नहीं दिया था। बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहाँ पर जो फंड था उसको डाइवर्ट कर दिया गया था, शॉर्ट या फिर नॉन रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू के कारण बहुत ही टार्डी इम्प्लीमेंटेशन हुए प्रोजेक्ट्स के, ये भी पब्लिक अकाउंट कमेटी ने नोटिस किया था। मॉनिटरिंग के अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं टाइम पर इनको मॉनिटर नहीं करती, जिससे पैसा बहुत वेस्ट हो रहा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसकी जो गाइडलाइंस है उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है उनको कंसल्ट करना चाहिए गवर्नमेंट से और जो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, हिस्सेदार हैं, कि भाई किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन लेके आओगे इनकी गाइडलाइंस के लिए। मिनिस्ट्री को कुछ टाइमलाइन बना देनी चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, और बहुत कंक्रीट एक्शन होना चाहिए कि गाइडलाइंस को बिल्कुल फॉलो करो, और टाइमलाइंस इसलिए बना देनी चाहिए। चेंजेस होने चाहिए प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। जो डेफिशिएंसीज़ हैं प्रोसेसिंग को लेकर के डिले हो जाता है, सर्वे वगैरह को लेकर, असेसमेंट को लेकर, इन सारी कमियों को रेक्टिफाई करना चाहिए। फिस्कल मैनेजमेंट यानी कि एक यूनिफॉर्म पैरामीटर होना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, ये इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। कॉन्टीन्यूस रिवीजन होना चाहिए, रियलिस्टिक अजम्पशंस होने चाहिए, ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, और एक सेपरेट सेल बनाना चाहिए ऐसे केसेस को जहाँ पर अनड्यू बेनिफिट्स जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, यानी कि जो ठेकेदार होता है उसको बहुत सारा बेनिफिट जा रहा होता है, तो उसके लिए एक सेपरेट सेल बनाओ कि ऐसा कोई केस आ रहा है तो उसको चेक किया जाए।
ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। उन्होंने एडवाइस किया है कि ज़्यादा डीपीआर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं अंडर एआईबीपी, तो ये ऑडिटिंग के लिए भी ओपन होना चाहिए, पता तो चले कि इसका पैसा जा कहाँ है। ऑडिटिंग के लिए ओपन नहीं है मतलब ये। गवर्नमेंट को एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए टू मॉनिटर की जो स्टेट्स वगैरह हैं वो अपनी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सैटेलाइट इमेजरी का यूज़ किया जाए फील्ड रिपोर्ट्स के लिए, ताकि इरिगेशन का कितना पोटेंशियल है ये सब भी मेज़र किया जा सकता है। अब सैटेलाइट इमेजरी का एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, आपको लगेगा तो साइंस एंड टेक का है, आप देखोगे कि 15 साल पहले आया था हिंदू के अंदर, ठीक है, लेकिन ये अभी रिसेंटली बता दिया इसने। वो कह रहा है कि सैटेलाइट इमेजरी का यूज़ होता है, प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है इरीगेशन पोटेंशियल के लिए, बस यही आ जाएगा क्वेश्चन। पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ इरीगेशन को स्ट्रेंथन करें, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को जो भी वाटर यूजर्स एसोसिएशन है स्टेट्स के अंदर उन सबको और ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए, इस पे काम करने की ज़रूरत है। 3.6 में नेचुरल गैस मार्केटिंग को पढ़ने से पहले हम लोग नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मिक्सचर होता है गैसेस का, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके जो रिजर्व्स मिलते हैं वो अर्थ के अंदर बहुत डीप मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पर बाकी सॉलिड और लिक्विड हाइड्रोकार्बन के बेड्स होते हैं, जैसे कोल और क्रूड ऑयल होता है ना, वहीं पर नेचुरल गैस मिलती है। इसकी प्योर फॉर्म में इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लोग पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर एक क्लीन फ्यूल के अंदर कन्वर्ट करके फिर इसे कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं इसके। फर्टिलाइज़र को मैन्युफैक्चर करना उसमें भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए भी, हमारे हाउस होल्ड में जो आती है एलपीजी वगैरह वो सब नेचुरल गैस ही तो होती है। ट्रांसपोर्टेशन में सीएनजी के फॉर्म में यूज़ हो जाता है। इंडिया के अंदर जो सिनेरियो है नेचुरल गैस का, वहाँ पर हमारे पास 6.2% जो इंडिया का प्राइमरी एनर्जी मिक्स है वो ग्लोबल एवरेज से बहुत पीछे है, लेकिन हमारे पास 6.2% है। ग्लोबल एवरेज में जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है वो 24% है। इंडिया ने प्लान किया है आने वाले अगले 10 सालों में हम लोग इस 6.2 को बढ़ा करके 15% कर देंगे। डोमेस्टिकली इंडिया में ही जो प्रोड्यूस की जाती है वो हमारे पास ओवरऑल इंडिया में जितना भी कंजप्शन हो रहा होता है ना, जैसे 62 है ये, अब इस 62 को ओवरऑल एक्सपेंड कर लेते हैं, इसमें से तकरीबन 48%, तो यानी कि मान के चलो कि 3% के आसपास, 6.2 में से 3% जो हमारा इंडिया का खुद का होता है। बाकी सप्लाई आती है ऑयल और गैस की, जो कि हमारे वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एरियाज़ होते हैं, हज़ीरा बेसिन, मुंबई ऑफशोर, केजी बेसिन, एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट में असम और त्रिपुरा वगैरह से। अब न्यूज़ क्या है, कैबिनेट की कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर, उन्होंने इस नेचुरल गैस की मार्केटिंग में कुछ रिफॉर्म्स को अप्रूव कर दिया है। तो जिसको देखते हैं, तो गैस बेस्ड जो इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाने के लिए बड़े ही अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्डाइज कर दिया उन्होंने ई बिडिंग प्रोसीजर को। बिडिंग हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, ऑक्शनिंग वगैरह, ये ई बिडिंग की बात कर रहे हैं। तो जो डायरेक्टर जनरल हैं हाइड्रोकार्बन्स के, इन्होंने कहा है कि एक स्टैंडर्डाइज ई बिडिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लोग मार्केट में इसके प्राइस की डिस्कवरी करेंगे कि भाई कितना, और ई होगा, ऑनलाइन होगा। प्रोड्यूसर्स को, जो इसके प्रोड्यूसर्स थे उनको हटा देंगे बिडिंग में पार्टिसिपेट करने से। जो गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगी इस बिडिंग प्रोसेस के अंदर, बल्कि एफिलिएट करेंगी कंपनीज़ को। मार्केटिंग फ्रीडम दी जाएगी फील्ड डेवलपमेंट प्लान्स को, ठीक है। दिस वुड बी ग्रांटेड टू दोज ब्लॉक्स इन विच द प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी प्रोवाइड प्राइसिंग फ्रीडम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका देखो समझने की कोशिश करो। जो FDP हैं, जो फील्ड डेवलपमेंट प्लान्स हैं, उनके लिए मार्केटिंग की फ्रीडम दी जा रही है, प्लस ये भी उन्हीं ब्लॉक्स को दी जाएगी जहाँ पर जो प्रोडक्शन शेयरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी प्राइस की फ्रीडम दे रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, जो बिडिंग का प्रोसेस होगा ना उसमें थोड़ी यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, ठीक है, जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के रेजिम्स होते हैं, प्लस एम्बिग्यूटी हट जाएगी, दो चीज़ों की साइड से हट जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले, बेनिफिट्स देखने से पहले एक बार इनका प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो दो तरीके से प्राइसिंग होती है डोमेस्टिक का, ठीक है, यहाँ डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं हम लोग। एक होता है APM, दूसरा होता है नॉन APM। पहले ये जानो ये BTU क्या चीज़ होती है। BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होता है ना, ये होता है तकरीबन 1055 जूल के इक्वल होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें, ऐसे सवाल ना प्रीलिम्स से पूछे गए हैं पहले, तो ये यूनिट का कन्वर्जन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, स्पेशली एनर्जी का। अब APM को गवर्नमेंट सेट करती है हर 6 महीने में, और ये एक वेटेड एवरेज होती है जो ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है US, UK, कनाडा और रशिया के अंदर। प्रेजेंटली जो है वो जो इम्पोर्टेड LNG है ना उससे बहुत कम है, प्रेजेंटली है 1.79 मिलियन BTU, यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट
पर यूएस डॉलर, मतलब यूएस डॉलर के अंदर है। तो ये जो प्राइसिंग का रेजीम है ये तकरीबन 80% हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस को कवर कर लेता है। फिर होता है ये एडमिनिस्ट्रेड था, ये नॉन एडमिनिस्ट्रेड होता है, या फिर इसको बोलते हो फ्री मार्केट गैस। अब ये जो मैकेनिज्म होता है ये होता है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स के ऊपर, ठीक है। इसमें सिर्फ 20% की जो टोटल प्रोडक्शन आती है, यानी कि फ्री मार्केट है। इसमें जो प्राइसिंग की जा रही है ना गैस की, उसके ऊपर कोई भी देख रेख नहीं की जा रही होती है। हालांकि जो नए रिफॉर्म्स आए हैं उसके कारण नॉन एपीएम के ऊपर काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अब बेनिफिट्स देख लेते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे होगा, जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, ठीक है। नए इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्राइसिंग की फ्रीडम मिल जाएगी, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी फ्रीडम ऑफ चॉइस मिल जाएगी, ठीक है ना। और ज़्यादा प्रोड्यूसर्स आएंगे ई बिडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो रोल होगा रेगुलेटर का वो भी डिफाइन कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा जो कदम बढ़ रहा है उसमें ये जो मार्केटिंग रिफॉर्म से बड़ा आगे बढ़ चढ़ के हमारा एनकरेजमेंट करेंगे। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इसके कारण इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारी जो गैस बेस्ड इकॉनमी है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फर्दर हम लोग 40 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे नेचुरल गैस का ऐड करेंगे अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो। मतलब बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। पॉल्यूशन में रिडक्शन होता है तो सबको पता है कि जो गैस प्रोडक्शन जो कंजप्शन है इसके कारण एनवायरनमेंट में फ़ायदा होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है कि जो गाँव में जो चूल्हे वगैरह जलाते हैं ना उसमें लकड़ी वकड़ी जलाते हैं वो ना जलाकर बल्कि नेचुरल गैस का यूज़ करें, उससे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होता है। एम्प्लॉयमेंट तो आना ही पड़ेगा। देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना बेनिफिट्स के, ये कॉमन होते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन का, इकॉनमी बढ़ने का, आत्मनिर्भर भारत का, इनके ना नोट्स बना के रख लो, ठीक है। हर बहुत सारे ऐसी जॉब स्कीम्स वगैरह आती हैं उसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हो, यार आत्मनिर्भर भारत में फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पॉल्यूशन कम होगा। तो कुछ टॉपिक्स के ऐसे बना के लिख लो, ठीक है। नेचुरल गैस क्या होता है मैंने बता दिया। तो इसमें कुछ इश्यूज़ भी आएंगे रिफॉर्म्स के कारण। तो पहली बात तो ये बोल रहा है कि जो इम्पैक्ट है बहुत लिमिटेड है। जिन फील्ड्स को नॉमिनेट किया गया है वो 80% है इंडिया के गैस प्रोडक्शन की, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे इस नई पॉलिसी के बेनिफिट जोन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो नॉन एपीएम के ऊपर ज़्यादा बोला है ना कि रजीम वहाँ पे ज़्यादा फायदा करेंगे। जो ओल्ड प्लेयर, और फिर हम लोगों ने ये भी बोल दिया कि जो कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं वो बिडिंग में पार्ट नहीं लेंगी, ठीक है। तो लिमिटेड इम्पैक्ट होगा। जो ओल्ड प्लेयर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, जो नए एंट्रेंट्स हैं उन्हीं को बेनिफिट मिलने वाला है इसका, ई बिडिंग वगैरह का। जो एफिलिएट्स हैं उन्हीं को फ़ायदा होने वाला है। जो प्रिंसिपल है इस चीज़ के पीछे उसका बहुत क्लियर नहीं है, समय ही बताएगा कि जो गैस कंपनीज़ को हम लोगों ने नहीं अलाउ किया अभी वो सेक्टर में बेनिफिशियल होगा भी या नहीं होगा। अभी तो ऐसे ही लग रहा है। वे एड जो रिसेंट स्टेप लिया गया है ये बहुत ही अच्छा है हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए। हालांकि इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है ताकि इसके सारे बेनिफिट्स निकल के आएँ। डूइंग अवे विद एपीएम, जो प्राइसेस हैं एपीएम रजीब के अंदर वो हाफ हैं जो इंडिया पे करता है एलएनजी को इंपोर्ट करने के लिए। तो ये जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है इनके कारण इंसेंटिव्स रिड्यूस हो जाएंगे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के सप्लाई को रेज करने के लिए। तो आईईए की माने जो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है, ये जो प्राइस मैकेनिज्म में फोकस करता है ज़्यादातर प्राइस लेवल को रिड्यूस करने में रादर देन क्रिएट करने में एक मार्केट बेस्ड सिस्टम। तो ये रिफ्लेक्ट करेगा हमारी डोमेस्टिक सप्लाई की डिमांड स्ट्रक्चर के ऊपर इंडिया में। टैक्स रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वे फॉरवर्ड में। जो नेचुरल गैस है ये जीएसटी के अंडर नहीं आता, अल्कोहल भी नहीं आता, और बीड़ी सिगरेट आ गया, पेट्रोल आ गया, ये चीज़ें जीएसटी के अंदर नहीं आती हैं। तो गैस कंजप्शन के अंदर कास्केडिंग इफेक्ट होगा टैक्स का। आईईए की माने तो नेचुरल गैस को जीएसटी के अंदर लेके आना और एक पोस्टेज स्टैम्प गैस ट्रांसपोर्ट टैरिफ इंट्रोड्यूस करना, इससे इसकी थोड़ी कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। तब जाकर के जो एक प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगा, क्योंकि इसको बाकी लेवल जो फ्यूल्स हैं उनके लेवल पे लाना पड़ेगा। गैस एक्सचेंज हब ट्रेडिंग है वो इस प्लेटफॉर्म की होगी, ओपन होगी सिर्फ इम्पोर्टेड एलएनजी के लिए, जिसके कारण जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होंगे वो तो उनको भी अगर हम अलाउ करते हैं तो इसके कारण जो प्राइस डिस्कवरी होगी उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आएगी। ध्यान रखना ट्रेडिंग जो है ये गैस एक्सचेंज हब की ये सिर्फ एलएनजी के लिए होती है, वो भी इम्पोर्टेड के लिए, डोमेस्टिक के लिए नहीं होती है। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। कोस्टल शिपिंग बिल न्यूज़ में क्यों था ये? जो शिपिंग मिनिस्ट्री थी उन्होंने एक ड्राफ्ट निकाला है। अब ये ड्राफ्ट है ना, तो इसलिए इस टॉपिक को भी मत पढ़ो, ये कहीं पर भी नहीं आएगा, ना ये प्रीलिम्स से पूछा जाएगा आपसे और ना ही ये मेंस में पूछा जाएगा। जब ये ड्राफ्ट और फर्दर एनहेंस होगा ना, जैसे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो ड्राफ्ट आया था, ठीक है, वो ड्राफ्ट न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि फिर वो पार्लियामेंट में रख दिया गया था, ठीक है ना, और उसके ऊपर मुद्दा ये था कि उसको पब्लिक में रखा नहीं गया था। लेकिन ये जो मुद्दे हैं ना, ये वाले चीज़ें अभी तक पब्लिक में रखी जा चुकी होती हैं, तो ये एग्ज़ाम में आने के चांस बिल्कुल नहीं बचते हैं।
ठीक है, फॉरेन लाइसेंस के लिए। और ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें क्या ही पढ़ाऊँगा मैं आपको, लेकिन ये अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसलिए देखो आप खुद ही देखो, टॉपिक में कुछ दिया ही नहीं है, प्रोविज़न भी थोड़े से दिए हुए हैं, इसके बारे में डिटेल आई नहीं है, अभी आउट नहीं हुई है, लेकिन बस आपको बता दिया है कि भाई कोस्टल लेवल के ऊपर जो शिपिंग वगैरह है ना, उसको लेकर के एक बिल रखा जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको एक्सक्लूड करके चलते हैं अभी के लिए। सिक्योरिटी में एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर ना डायरेक्ट क्वेश्चंस मेन में आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक, जो हमारे ऑलरेडी जो फेंस होते हैं ना, बॉर्डर के ऊपर जो फेंस लगा होता है, जो आड़ लगी होती है, आड़ बोलते हैं कुछ लोग, बाड़ भी बोलते हैं इसको, उसको स्मार्ट फेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हाइब्रिड मॉडल है फेंसिंग का ही, इसको स्मार्ट फेंस बोलते हैं, उसको टेस्ट किया जा रहा है। उसकी कीमत है 1 किलोमीटर में 10 लाख रुपए की, बहुत महंगा होता है ये। और इस साल का अटैम्प्ट है कि 60 किलोमीटर तक कवर करेंगे। टोटल 700 किलोमीटर का है एलओसी हमारा, जहाँ पर हम उसको नॉर्मल फेंस को स्मार्ट फेंस में कन्वर्ट कर देंगे। सर्वेलेंस, जांच पड़ताल इंप्रूव हो जाएगी। इन्फिल्ट्रेशन, दखलंदाजी जो करते हैं हमारे यहाँ पे विद्रोही दल के आतंकवादी वगैरह, वो कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी लिडार है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर और कैमरा होंगे इन सब के अंदर इस फेंस पे। ठीक है, स्मार्ट फेंस होता क्या है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है जिसको CIBMS के अंडर बनाया जा रहा है। CIBMS क्या है, यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश का जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर है। तो जो सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर के एक टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है बॉर्डर स्टेट्स के अंदर। हाईटेक सर्वेलेंस सिस्टम है, इनविजिबल इलेक्ट्रॉनिक बैरियर बना देता है लैंड, वाटर, एयर के ऊपर, ताकि कोई भी अगर गैर कानूनी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करता है इन डिफ़िकल्ट टेरेंस के अंदर, वो डिटेक्ट हो जाएगा, उसके अगेंस्ट फिर एक्शन ले लिया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप में बहुत ही रॉबस्ट यानी कि मजबूत इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जहाँ पर हम लोग प्रेजेंट सिस्टम जो है हमारा, जो बॉर्डर सिक्योरिटी का, उसके अंदर जो गैप रह गए थे उनको इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने CIBMS बनाया था। ठीक है, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी इतने, वेपन होता है, हाईटेक सर्वेलेंस इक्विपमेंट भी होता है। जो हमारी कैपेबिलिटी है BSF की, उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्या इम्प्रूव करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर के जो क्राइम्स होते हैं उनको डिटेक्ट करना और उनको कंट्रोल करना, जैसे कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग वगैरह हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन सब के लिए CIBMS बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिचुएशनल अवेयरनेस को इम्प्रूव करने का। ठीक है, प्रॉम्प्ट डिसीजन ले पाएंगे, कोई भी इमर्जिंग सिचुएशन होगी वहाँ पर हम लोग क्विक एक्शन ले पाएंगे। ठीक है, रेंज ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है जो अवेलेबल है उसमें सबसे बेस्ट सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। क्या क्या होंगे, थर्मल इमेजर्स होंगे, यानी कि वो एक डिवाइस होंगे जिसमें बॉडी हीट को डिटेक्ट कर लिया जाता है। इंफ्रारेड लेज़र बेस्ड इंट्रूडर अलार्म्स होंगे, एरोस्टेट्स होंगे एरियल हवा से सर्वेलेंस के लिए, अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर होंगे, किसी भी तरह का इंट्रूजन होगा उसको डिटेक्ट कर लेंगे, रडार, सोनार, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक, कमांड कंट्रोल सिस्टम भी बनाएंगे इसके लिए। 2 पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जो कवर करेंगे 71 किलोमीटर इंडो पाकिस्तान पे, 10 किलोमीटर, और इंडो बांग्लादेश के ऊपर 61 किलोमीटर का, ये कंप्लीट हो चुके हैं। 2018 में BSF ने एक प्रोजेक्ट उठाया था बोल्ड QIT, यानी कि बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक। यहाँ पे क्या करते हैं, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को ना डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर से इक्विप कर देते हैं। ठीक है, स्पेशली जो अनफेंस रिवरीन एरिया है ना, ब्रह्मपुत्र का, उसके टेररिस का रिवरीन एरिया, उसके ऊपर तो कोई भी इन्फिल्ट्रेट करेगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। बॉर्डर मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, अपग्रेड करना एग्जिस्टिंग सिस्टम को। तो टेक्नोलॉजी को हम लोग ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके साथ उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि डिटेक्ट इजीली हो जाए। ठीक है, मशीन क्या करती है कि मैन को ना इजीली इंटरसेप्ट कर लेती है। प्रेजेंटली जो बॉर्डर गार्डिंग होती है वो फुली ह्यूमन डिपेंडेंट पे होते हैं, हमारे जो सैनिक होते हैं वो वहाँ पे घूम रहे होते हैं। अब मेरे पिताजी खुद BSF में हैं एंड ही हैज़ सर्व्ड ऑन ऑल दिस बॉर्डर्स, इंडो पाक, इंडो बांग्लादेश, ऊपर LOC पे भी ही हैज़ सर्व्ड, सो आई नो ह्यूमन सर्वेलेंस बहुत टिपिकल होता है ऐसे टेरेंस के अंदर। ठीक है, तो इसके कारण जो बॉर्डर मैनेजमेंट होता है ये अपने आप में बहुत कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स टास्क बन जाता है। टेक्नोलॉजी इस काम को आसान कर देगी। इन्फिल्ट्रेशन चेक करना, इस कैन हेल्प टू डिटेक्ट इन्फिल्ट्रेशन, लैंड से हो चाहे अंडर वाटर हो चाहे एयर हो। ठीक है, ये CCTVs लगा देते हैं, थर्मल इमेजेस लगा देंगे, नाइट विजन डिवाइसेस लगा देंगे। फैसिलिटेट करना क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है ना वो बहुत ईजिली और सिक्योरली प्रोसेस करती है ट्रांजेक्शन्स को, तो इसके कारण ईजी हो जाएगा अगर इस तरह का कोई इललेजिटिमेट यानी कि अवैध तरीके का कोई ट्रेड या व्यापार हो रहा होगा उसको आइडेंटिफाई करना। इम्प्रूवड इंटेलिजेंस, उसमें इनपुट्स और सर्वेलेंस वगैरह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रडार सैटेलाइट, ठीक है, सार सेंसर्स,
डे और नाइट में ऑल ट्रेन ऑल वेदर इनपुट्स के लिए। मधुकर गुप्ता कमेटी जो है बॉर्डर, अब ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ना, मधुकर गुप्ता कमेटी, इंपॉर्टेंट सारे हैं, ये सुपर इंपॉर्टेंट हो गया है। मधुकर गुप्ता कमेटी है बॉर्डर प्रोटेक्शन के ऊपर, उन्होंने रिकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो हमारे बॉर्डर प्रोटेक्शन के हैं चीज़ें उनको स्ट्रेंथन किया जाए और जो वल्नरेबिलिटीज़ है फेंसिंग के अंदर उन सबको मजबूत किया जाए, स्पेशली इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर। इसी के कारण 2015 में हम लोगों ने CIBMS बनाया था। इश्यूज़ क्या क्या हैं बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर? पोरोसिटी ऑफ बॉर्डर्स, पोरोसिटी मतलब बहुत ही इसमें कुछ चीज़ उसके थ्रू पास हो सकती है कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान और इंडिया के बांग्लादेश के साथ हैं हमारे, वो बहुत ही डाइवर्स टेरेन के अंदर है। कहीं डेजर्ट हैं, कहीं मार्शेज़ हैं, कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन है। मार्शेज़ मतलब दलदल वाला जो एरिया होता है ना, उसको मार्शलैंड बोलते हैं। अभी जो बॉर्डर की जो पोरोसिटी होती है ना, इसके कारण बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और आर्म का इन्फिल्ट्रेशन। कंटेस्टेड इंटरनेशनल बॉर्डर्स, हिस्ट्री है बहुत सारी हमारी मिसट्रस्ट की और कांस्टेंट बॉर्डर स्किर्मिशेस मतलब मुठभेड़ हो जाना पाकिस्तान के साथ अलोंग LOC, ठीक है। तो काउंटर बॉर्डर टेररिज्म में बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है। सिमिलरली इंडिया का जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ, वहाँ पर भी बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स का आना जाना रहता है, ठीक है, अलोंग दी बॉर्डर। पॉलिटिकल बाउंड्री इश्यूज़ हैं हमारे, ठीक है, बांग्लादेश के साथ बहुत सारे सेंसिटिव एरिया हैं वहाँ पर ईस्टर्न बॉर्डर पे। बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत इनएफिशिएंट रहा है हमारा, ठीक है। पुलिस जो है फोर्सेस वो रिपोर्ट करती हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को, सेंटर में, स्टेट में, जिसके कारण बॉर्डर मैनेजमेंट का टास्क बहुत ही आर्डियस हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाती है एफर्ट्स की। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे पास, ठीक है, टावर, बंकर, बॉर्डर फ्लड लाइट्स, ये सब बॉर्डर एरियाज़ में इतनी ज़्यादा डिप्लॉय नहीं है, इसकी जगह हमको हाईटेक इक्विपमेंट चाहिए होता है। इंटेलिजेंस और रिसोर्स एफिशिएंसी की भी बहुत कमी है हमारे पास। सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो इल इक्विप्ड हैं बॉर्डर मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए, पुअर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ हैं। कंक्लूजन, मेन एस्पेक्ट जो है नेशनल सॉवरेनिटी का वो होता है सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट बॉर्डर्स। जो बॉर्डर्स हैं सेफ हैं, स्टेबल हैं, तो कंट्री इकोनॉमिक और सोशल प्रोस्पेरिटी को एंजॉय कर सकती है। एफर्ट करने की ज़रूरत है ताकि जो भी नॉलेज अवेलेबल है प्राइवेट सेक्टर के साथ उसको इलेक्ट्रॉनिक और सर्विलेंस इक्विपमेंट में ऐड करें, मेंटेनेंस वगैरह में डेटा अपडेट करें जैसे बायोमेट्रिक डिटेल्स, और एक इंडिया को सेफ़ और सिक्योर बनाएं।